A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में. सो दिस इज पार्ट 3. इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप प्रोविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर्स भी देखना चाहते हो तो उन सबके लिंक भी आपको यहीं मिलेंगे. इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है इंडिया के अंदर भी शुरुआत हुआ है, किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने आप को नेशन माना जा रहा है, तो इंडिया के लोगों ने भी अपने आप को नेशन समझना शुरू कर दिया. तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स में हमने यही सब डिस्कस किया कि कैसे कॉलोनियल रूल जो है हमारे लिए अच्छा रहता है. हम इसलिए अच्छा रहता है कि हम अपने आप को एक नेशन समझना शुरू कर देते हैं. तो हमने ये सारी बात की. 1857 से लेकर 1907 तक के पीरियड को हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट में. 1907 तक के पीरियड से पहले हमने देखा कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है और स्टार्टिंग में जो है मॉडरेट फेज चलता है. पार्टीशन होता है बंगाल का, स्वदेशी मूवमेंट आता है, बॉयकॉट मूवमेंट आता है. फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, कांग्रेस का स्प्लिट होता है 1907 में. ये सारी बातें हमने बात किया. वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इफेक्ट रहे इंडिया के ऊपर उसके बारे में बात किया. सत्याग्रह क्या होता है जो कि गांधी जी का आइडिया है. गांधी जी जो है वेल एस्टेब्लिश लीडर हैं अभी तक साउथ अफ्रीका में. वो इंडिया आते हैं 1915 में और अपने सत्याग्रह के आइडिया को साथ लाते हैं. गांधी जी का एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब सबसे पहले जो गांधी जी इंडिया में यूज़ करके देखते हैं सत्याग्रह को 3 जगह पे, चंपारण में, खेड़ा में एंड अहमदाबाद में. रॉलेट एक्ट आता है 1919 में. रॉलेट एक्ट जो होता है उसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट करते हैं और जलियांवाला बाग वाला मैसेकर होता है, उसके बारे में हमने बात किया. लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं रॉलेट एक्ट से और जलियांवाला बाग मैसेकर से. तो शुरुआत होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की. और उससे पहले हमने बात किया था खिलाफत मूवमेंट के बारे में. तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1920 के जो बाद स्टार्ट होता है उसके अंदर जो है हमने देखा कि उसके अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ में आते हैं. हिंदू जो कि डोमिनेटेड थे कांग्रेस पार्टी में और मुस्लिम जो कि मुस्लिम लीग थी, दोनों साथ में मिलकर खिलाफत इशू के अगेंस्ट में आते हैं. और खिलाफत इशू क्या था, खलीफा जो है टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था. तो उसके जो ऑटोमन एम्पायर के जो चीफ हैं खलीफा, वो मुस्लिम लोग उसको अपना चीफ मानते थे, रिलीजियस लीडर मानते थे. तो उनके ऊपर सेंक्शंस लगा दी जाती हैं, ट्रीटी लगा दी जाती है, उनकी पावर सीज कर ली जाती है. तो उसके अगेंस्ट में जो है लोग रिवोल्ट कर रहे हैं मुस्लिम लोग. तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आके इसमें काम करते हैं और शुरुआत होती है किसकी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किस तरीके से चलता है फेजेस में हमने बात किया. हमने देखा कि टाउन में क्या हो रहा है, फिर हमने बात किया कि किसान कैसे कर रहे हैं, हमने बात किया जंगल में किस तरीके से हो रहा है, टी प्लांटेशन के वर्कर किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऑल्दो कभी भी कांग्रेस ने ये नहीं माना था कि ये जो अवध रिवोल्ट की बात करें, गुडम रिवोल्ट की बात करें या टी प्लांटेशन असम रिवोल्ट की बात करें उसी टाइम पीरियड में, तो कांग्रेस जो है उसको नहीं मानती थी कि ये हमारे पार्ट नहीं है, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट रखना चाहती थी कांग्रेस. बट हमने ये बात किया था कि अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का अलग अलग मतलब है. अगर कोई लॉयर अपनी प्रैक्टिस छोड़ रहा है या कोई स्कूल का स्टूडेंट स्कूल जाना छोड़ रहा है तो वो उसके लिए स्वराज की डिमांड है, उसके लिए नॉन कॉपरेशन है. बट अगर कोई खेत में काम करने वाला किसान है तो उसके लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि वो अपने जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ कॉपरेट करना बंद कर देगा. तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि अलग अलग लोगों के लिए नॉन कॉपरेशन का मतलब अलग अलग था. ये हमें अपने हेड में बैठाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द लेटर डेवलपमेंट. तो हमने बात किया इन सारे रिवोल्ट्स के बारे में, गुडम रिबेलियन के बारे में, आसाम टी प्लांटेशन के रिवोल्ट के बारे में, चोरा चोरी इंसिडेंट्स जो होता है जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और पुलिस वालों को मार दिया जाता है, उसके इंसिडेंट्स के बाद जो है गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर. अभी जो है 1922 में मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया. अब क्या होता है, अब जो है कांग्रेस के अंदर 2 फैक्शन देखने को मिलेंगे. एक देखने को मिलेगा स्वराजिस्ट, दूसरा बोलेंगे नो चेंजर. तो जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन में टू द प्रोविंशियल काउंसिल. वो जो था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1919 जो आया था सेटअप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था उसके अंदर प्रोविंशियल काउंसिल्स बना दी गई थी. उसके अंदर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था इंडियंस का. तो जो कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था वो कहता था कि हम जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. वो उनको लगता था कि दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी विद इन द काउंसिल एंड आर्ग्यू टू फॉर रिफॉर्म. तो उनको लगता था भैया काउंसिल के रह के ही अंदर बात करो. दूसरा जो ग्रुप वो जो चाहते थे कि दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, तो हम इसे डेमोक्रेटिक बनाएंगे और हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये एक ग्रुप था. सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर रिटर्न टू द काउंसिल पॉलिटिक्स. तो वो कहते थे हम काउंसिल्स में जाएंगे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू. दूसरा ग्रुप था जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. वो ये कहता था
कि हमें रेडिकल मास एजिटेशन करनी चाहिए, और एक ग्रुप था वो कहता था कि भाई हमें ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे हम, जो कि इस टाइम पे हरिजन मूवमेंट और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस चैप्टर में उसका डिटेल में नहीं दिया गया, बट जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वही वाला टाइम है, स्वराजिस्ट और नो चेंजर वाला टाइम आ गया। गांधी जी हैं वो अपने आश्रम में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करेंगे। अब आता है स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर जॉन साइमन। ये कब की बात है? अब 1928 वाला पीरियड हो गया। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, स्वराजिस्ट नो चेंजर में चेंज आ गया, गांधी जी जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अब आता है कुछ सालों के बाद 1928, जिसमें साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन जो है वो सेटअप किया गया इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अभी इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए साइमन कमीशन जो है सेटअप किया गया टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। वो देखा कि भैया क्या चल रहा है, ये यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो इसके लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। लेकिन सोचिए, इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, लेकिन इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है उसमें, कोई इंडियन ही नहीं है साइमन कमीशन में। तो यही कारण था कि साइमन कमीशन का जोर शोर से विरोध किया जा रहा था, सभी जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा है। तो साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग्स एंड द स्लोगन गो बैक साइमन। तो गो बैक साइमन का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है बॉयकॉट कर रही है, इसको दोनों ही बॉयकॉट कर रही है। तो ये देखिए, ये डिमॉन्स्ट्रेशन दिए जा रहे हैं साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, लोग खड़े हुए हैं काले झंडे लेकर, जहाँ से उनका व्हीकल्स निकल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसको बोल रहे हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अक्टूबर 1929 में क्या होता है कि लॉर्ड इरविन, अब ये साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी के बीच में हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में ही डाइड, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर हम देखेंगे उसी टाइम पे वो हुआ था कि भाई जो रेडिकलिस्ट थे उसी टाइम पर उन्होंने क्या किया, बॉम्बिंग वगैरह शुरू कर दी थी, क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में डेथ हो जाती है। तो ये सारी डिटेल जो हम अभी कवर नहीं कर रहे, ये सारी हम अब डिटेल आगे क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो अब था साइमन कमीशन वापस चला गया। अक्टूबर 1929 में क्या हो रहा है, लॉर्ड इरविन जो है उन्होंने अनाउंस किया वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। प्रॉमिस किया उन्होंने, कहाँ पे, ब्रिटेन से वो प्रपोज किया जाता है कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। प्रॉमिस करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन। वो बोलते हैं कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम, इंडिया के लीडर्स आ जाएं और हम लोग डिस्कस करेंगे। कांग्रेस लीडर जो थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। रेडिकल विद इन द कांग्रेस बिकेम मोर असर्टिव थे। इस टाइम पर जो है ये वो वाला पीरियड है 1929 जब रेडिकल्स डोमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस में। मॉडरेट जो है उनका इफेक्ट जो है कम होता जा रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है। ये वो वाला टाइम पीरियड है। इरविन ने बोला है कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं हम, एक मीटिंग, आप आ जाइए, हम लोग बात करते हैं। तो ये हो रहा था। तो दिसंबर 29 में लाहौर का सेशन होता है, जिसको प्रिजाइड कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो है इस टाइम पे पूर्ण स्वराज या और जिसको फुल इंडिपेंडेंस कहा जाता है उसका नारा देते हैं, फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा था स्वराज नहीं चाहिए हमको, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, लाइक फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। 26 जनवरी 1930 जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। इसी जो 26 जनवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जब हम देखेंगे रिपब्लिक डे बनाया गया हमारे यहाँ पे। तो ये जो 26 जनवरी कौन सा वाला किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, इसको इंडिपेंडेंस डे उस टाइम पे सेलिब्रेट किया गया। पीपल टुक प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे बनता है। किस सेशन में ये हुआ था, ये लाहौर सेशन में हुआ था, जिसको प्रिजाइड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, राइट। अब जो है शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, ठीक है। अब ये नेक्स्ट फेज आ गया है। तो 31 जनवरी 1930 को शुरुआत की जाती है। 26 जनवरी को फुल इंडिपेंडेंस डे बनाया गया। 31 जनवरी 1930 को जो है महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं वायसराय इरविन को, स्टेटिंग 11 डिमांड्स, उनकी 11 मांगे हैं। उन सारी मांगों में बहुत सारी मांगे थी कि भाई हमारे जो प्रिजनर्स को आपने जेल में पकड़ रखा है उनको छोड़ दीजिए, ये सारी कर करके बहुत सारी मांगे थी। तो जो डिमांड थी वो वाइड रेंजिंग थी। उसमें क्या क्या था, डिमांड टू अबॉलिश टैक्स ऑन सॉल्ट। सॉल्ट जो है, नमक हमारे देश में बनाया जा रहा है, उस पर टैक्स लगाया गया था बहुत ज़्यादा। नमक जो है एक बेसिक कमोडिटी है, सारे गरीब लोग अमीर लोग सबको नमक खाना है। सो गवर्नमेंट मोनोपोली थी सॉल्ट प्रोडक्शन के ऊपर। रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था, उस पर मोनोपोली थी उनकी। बट इरविन जो थे उस टाइम पे वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो शुरुआत होती है डांडी मार्च की, यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से लेके डांडी तक मार्च शुरू कर देते हैं।
6 अप्रैल 1930 की बात है, जनवरी में लेटर लिखा था, मांगे दी थी, नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि ठीक है अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। तो गांधी जी जो है डांडी पहुंचते हैं, वो जो है हमारे देश का कानून, उस टाइम का जो कानून था उसको तोड़ते हैं और खुद सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी को उबालो 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 और वो सॉल्ट बन जाएगा, उसके बाद सी वाटर से बनाते हैं। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लोगों को आ जाता है कि आप अपना नमक खुद बनाओ, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन से कैसे अलग है, नॉन कॉपरेशन में गांधी जी ने कहा था भैया कॉपरेट मत करो, कोई बस कॉपरेट मत करो, कोई लॉ मत तोड़ो, कुछ मत करो, चुपचाप शांति से करो। बट अब क्या है, गांधी जी ने खुद बोला कि आप जो है कानून को तोड़ो। पहला कानून तोड़ा गया सॉल्ट वाला। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो कानून को भी तोड़ दो, ये जो इन्होंने खुद के कानून बना रखे हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। तो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उसके अंदर डिफरेंट लोगों ने पार्ट लिया था कंट्री साइड में। एंड सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट लूटा गया, पीजेंट्स ने जो है, जो किसान थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट के लॉज को तोड़ा। मतलब गांधी जी ने नारा दे दिया था कि अब सारे कानूनों को तोड़ना शुरू कर दो। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों के अंदर फर्क है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आपको ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या है, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने कॉलोनियल जो बिगिन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर, तो उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर के, उन्होंने सारे ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स को अटैक करना शुरू कर दिया। इसके प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट ने बहुत बुरी तरीके से इस रिवोल्ट को किल किया। महात्मा गांधी जो है उन्होंने डिसाइड किया कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू द पैक्ट विद इरविन 5 मार्च 1931। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी ने बाद में एग्री कर लिया 5 मार्च को कि हम जो है इरविन के साथ पैक्ट साइन कर लेंगे और उन्होंने कहा कि रोक दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। ये वही वाला टाइम है जिसमें गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने जो वो वाली डिमांड थी कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जो है उसको छोड़ दिया जाए, उनको फांसी ना लगाई जाए, लेकिन इरविन ने मना कर दिया था कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी ने फिर भी एग्री कर लिया था और उनको बाद में फांसी लगा दी जाती है। तो ये वही वाला टाइम पीरियड है, राइट। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है और गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने के बाद कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो राउंड टेबल, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है ब्रिटेन में, वहाँ जाते हैं बात करने के लिए। बट कोई बात नहीं होती है, वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है फेल हो जाती है बुरी तरीके से। और दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है जो गए थे वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसका कोई हल नहीं निकलता और दोबारा से रिज्यूम करने के लिए बोला जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो था, ये आपने इस चैप्टर का नेक्स्ट फेज था, आपको समझ में आया होगा आई होप। अब क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद जो है गांधी जी ने दोबारा से जो है इसको रिज्यूम करने के लिए बोला है। तो गवर्नमेंट बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया जाता है। कांग्रेस जो है उसको इलीगल बना दिया जाता है। मेजर्स वर इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। महात्मा गांधी रीलॉन्च कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि इतने सारे ऑपरेसिव मेजर्स उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे। क्यों हुआ था ये सब? क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल के टॉक फेल हो गए थे। लेकिन ये दोबारा से रीलॉन्च भी हुई थी 1932 में मूवमेंट, बट बाय 1934 ये मूवमेंट जो है, मैंने बोला, फेड अवे होना शुरू हो जाती है, अपना रेलेवेंस और अपना मूवमेंट जो है वो लॉस्ट कर देती है। तो ये था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें हमने बात किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, ये हमने देखा कैसे चला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया बीच में, गांधी जी ने एग्री किया उसको अटेंड करने के लिए। मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, उसी के बीच में सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी जाते हैं, टॉक फेल होते हैं, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव मेजर्स लगा देती है। गांधी जी बोलते हैं रिज्यूम करने के लिए, बट 1934 में फेड अवे हो जाती है मूवमेंट और ख़त्म हो जाती है। ये वही टाइम पीरियड है जहाँ पे जो इरविन को डिमांड्स रखी थी, उसमें से जो डिमांड थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वाली, उसको नहीं माना था इरविन ने, गांधी जी ने एग्री कर लिया था। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को। सो दिस वॉज द फेज, दिस वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आ गया है। इस चैप्टर को आप एवरी डे आप लोग पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे आपके यूपीएससी एग्जाम की बात हो, चाहे स्टेट पीसीएस, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।